हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सारे के सारे बच्चे मज़े में होंगे और लगातार देखिए फेस्टिव सीजन चल रहा है, लेकिन लगातार जो है अपने बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि ये जो टाइम जा रहा है दोबारा वापस नहीं आने वाला, चाहे कितने ही मन्नतें कर लेना। इसलिए पूरा फ़ायदा उठाओ इस टाइम का और बढ़िया से तैयारी करो अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, नीट के लिए, जिस भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो। तो देखिए, जो बच्चे हम लोगों से पहले नहीं जुड़े हैं और आज ये वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं, हम सीबीएसई 2023 के ये क्वेश्चन कर रहे हैं जो 1 मार्क में आए हुए हैं। जितने भी सेट थे 2023 के सारे हम सॉल्व करते चले आ रहे हैं। इसके बाद हम 2 मार्क और 3 मार्क, 5 मार्क, इस तरीके से सारे क्वेश्चंस को जो है डील अप करेंगे। किस तरीके से हमें क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए, कहाँ हमें जो है हम टाइम सेव कर सकते हैं और कहाँ पर जो है थोड़ा-सा एक्यूरेसी हमें बढ़ा देनी चाहिए, जिससे जल्दी से जल्दी जो है क्वेश्चन हम कर पाएँ। तो ये सब चीज़ें सीख रहे हैं हम यहाँ पर इसी सीरीज़ में। आज का एक बार फिर से एक लेक्चर जो है सीबीएसई क्वेश्चंस का ही है, जो 2023 में ही आए हैं। 1 मार्क के क्वेश्चन हैं। ये फिज़िकली एबल्ड जो बच्चे होते हैं, जो फिज़िकली एबल्ड बच्चे होते हैं, ये उनका पेपर है, तो वहाँ से ये क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए। एट लीस्ट क्वेश्चंस देखिए आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हैं ही, तो हमें उनसे ही मतलब है, तो उसी के लिए मैं यहाँ हूँ और आपके साथ ये सामने क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर? ईज़ी क्वेश्चन है देखिए। चार्ज के बारे में बात करी गई है भाई। चार्ज आपको दे रखा है क्वेश्चन में 8 × 10⁻12 कूलम, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के बारे में, यानी कि n के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो Q इज इक्वल्स टू Ne, ये हो गया यहाँ पर फॉर्मूला। ओके, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q/E। Q यहाँ पर अपने को दे रखा है 8 × पावर-12। E की वैल्यू भी अपने पास है 1.6 पावर 19। बहुत ईजी है देखिए सॉल्व करना। 1/0.2 आ जाएगा। पावर कितनी आ जाएगी? 19 में से 12 गया, 7 बच गया। ओके, ये कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 5 × 10⁻7। हाँ, 5 × 10⁻7। यस, हमारे पास एक ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ गड़बड़ घोटाला है। चार्ज ऑन, हाँ, लॉस्ट, कोई गड़बड़ घोटाला नहीं है। देखिए, इतने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ है, इसीलिए जो चार्ज है वो क्या है? पॉजिटिव है। भाई यहाँ पर आपको सिंबल थोड़ी ना दिख रहा है माइनस का, तो क्योंकि माइनस नहीं है तो प्लस समझेंगे हम। और अगर प्लस चार्ज यहाँ पर है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स का क्या हुआ होगा? लॉस हुआ होगा, तभी जा करके ये माइनस साइन के ना, माइनस साइन नहीं आया, प्लस साइन यहाँ पर आया है। तो डी ऑप्शन विदाउट एनी डाउट बिल्कुल सही होगा। ओके, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन अपने सामने दे रखा है, करंट फ्लोज थ्रू अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वायर। 2 कॉपर की वायर हैं भाई, ठीक है। लेंथ इक्वल है, यानी कि मैं कह सकता हूँ L1 इज इक्वल टू L2 है। रेडियस का रेशो दे रखा है 1:2, यानी कि R1/R2 आपको दे रखा है 1:2। उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यहाँ पर रेशो जो है फाइंड करना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशो, मैं VD1 ना लिख करके मैं सीधे V1 और V2 लिख रहा हूँ बेटा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसका, ये वेलोसिटी नहीं है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है यहाँ पर। ओके, अब देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या रिलेशन हो सकता है। यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है सीरीज देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो करंट भी क्या होगा? सेम होगा। I1 इज इक्वल टू I2 आप यहाँ पर कह सकते हो। अब देखो करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, ये सब चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं, तो कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए यहाँ पर? एक फॉर्मूला ये हुआ करता है, I इज इक्वल्स टू NAVDE हुआ करता है। अब देखिए यहाँ पर आपको, क्योंकि वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो निकालना है, तो VD का फॉर्मूला मैंने बनाया I/NAE। ओके, I/NAE। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको दे रखी है, नहीं दे रखी। लेकिन हाँ देखिए, जो मटेरियल था वो कॉपर था दोनों वायर के लिए। अगर क्योंकि दोनों वायर के लिए कॉपर ही यूज़ करा है आपने, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो सेम रही होगी। यानी कि यहाँ पर कुल मिलाकर के करंट भी सेम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी सेम है, ई भी सेम है। बस एरिया है जो यहाँ पर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। आप कह सकते हो VD जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। अब अगर ये चीज़ को यूज़ करके मैं लिखता हूँ V1/V2, तो मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? मैं लिख सकता हूँ V1 के इन्वर्स में आया A1, V2 के इन्वर्स में आया A2। अब ये एरिया कितना होगा? देखिए एरिया होगा πr2², πr1²। पाई भी कैंसिल हो गया, आपके पास बच गया R2² और मेरे को यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन गिवन थी, तो R2/R1 अगर हम निकालते हैं तो 2/1, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया। तो यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी मेरे सामने निकल करके आ गई बेटा, रेशियो उनका 4:1, यानी कि 4। बी ऑप्शन बेटा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो इस तरीके से जो चीज़ें आप लोगों को दे रखी हैं, उनसे ही हमें पता करना होता है कि कौन सा जो है यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ होगा। ओके, चलिए तो ये क्वेश्चन और हमने यहाँ पर कर लिया। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ, हम क्वेश्चन तो कर ही रहे हैं, साथ साथ में जिस टॉपिक पर वो बेस्ड है उस टॉपिक के बारे में थोड़ा ब्रीफली पढ़ लेते हैं, जैसे फार्मूला वगैरह पढ़ लेते हैं, उससे रिलेटेड कोई फार्मूला होता है तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ब्रीफली आप कह सकते हो हमारा टॉपिक भी जो है यहाँ पर कवर हो रहा है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों यहाँ पर।
चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर है, ठीक है, इज सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रही है उस पर, ठीक है। रेस्ट पर है मतलब वेलोसिटी हो गई 0, मैग्नेटिक फील्ड वहां पर गिवन है। इफ नो अदर फोर्स एक्ट्स ऑन द पार्टिकल देन इट विल एक्सेलरेट। भाई एक्सेलरेट करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड क्यू वी बी साइन थीटा, इतनी फोर्स लगाया कर, है ना। अगर चार्ज रेस्ट पर है तो वी जीरो हो गया, वी जीरो हो गया तो एफ जीरो हो गया, और एफ जीरो हो गया तो ए भी तो जीरो होगा, और अगर ए जीरो हो गया तो भाई ये ऑप्शन तो अपना हो गया गलत, है ना। रिमेन्स एट रेस्ट बिल्कुल सही बात है, यही बात हम भी कह रहे थे अभी कि भाई फोर्स जो है जीरो हो जाएगी तो वो तो चार्ज जो है जिस स्थिति में है वहीं रह जाएगा, रेस्ट में था रेस्ट में ही रह जाएगा, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या है। इजी क्वेश्चन आ रहे हैं अभी तक तो, लेकिन कुछ सेट में हमने अभी करते आ रहे हैं सेट, तो हमें देखने को मिला कि कुछ सेट में रियली डिफिकल्ट थोड़े से क्वेश्चन आ जाते हैं जहाँ पर बच्चे को सोचने पर मजबूर कर दिया जाता है। तो आप लोग पूरी तैयारी से जाइए, जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप कर सकते हैं उतने क्वेश्चन करिए, है ना, उतना ही आपके लिए बेनिफिट आपको वो देगा। मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर दे रखा है क्योंकि टाइम के टर्म्स में है, इसका मतलब ये कौन सा फ्लक्स है, इंस्टेंटेनियस फ्लक्स है, ओके। रेशियो ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल एट 2 सेकेंड, आपसे ईएमएफ पूछा है। देखिए ईएमएफ कितना होता है, ईएमएफ होता है d∅/dt, कितना होता है, मैं यहाँ पर d/dt कर लेता हूँ किस चीज़ का, फाई का। फाई आपको दे रखा था 3t² + 4t + 7, इतना दे रखा था। मेरे पास में डिफरेंशिएशन आएगा 6t + 4, इतना आ जाएगा, ईएमएफ आ गया। एट t = 2 पर मेरे से पूछा गया है ईएमएफ कितना बनेगा भाई, 6 × 2 + 4, 6 दूनी 12, 4 16, 16 वोल्ट। अरे बाबा ये तो गड़बड़ हो गई। अच्छा रेशियो पूछा गया है ना, 2 सेकंड पर और 1 सेकंड पर इसका रेशियो, तो ये तो भाई E2 हो गया एक तरीके से, है ना। E1 क्या कह दूँ यार मैं इसको, चलिए E1 ही कह देते हैं, है ना। E1 कितना हो जाएगा, 6 × 1 + 4, 6 × 6 4 10, तो E1 नहीं आएगा, E2 पहले आएगा, E1 बाद में आएगा। ये रेशियो कितना हो गया बेटा, 16/10 यानी कि 1.6। देखिए बन गया ना आंसर। हम सोच रहे थे कि ईएमएफ निकालना है लेकिन यहाँ पर रेशियो निकालना था, तो वो आएगा 1.6। इजी क्वेश्चन था ये भी, फॉर्मूला बेस्ड था डायरेक्ट। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया बच्चों, मौज आ गई अपनी। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। करंट कैरिंग लूप इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क एक्टिंग ऑन इट डज नॉट डिपेंड अपॉन। भाई करंट लूप है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, टॉर्क उस पर लग रहा है। टॉर्क का फॉर्मूला होता है, पिछले क्वेश्चन में पेपर में भी आया था ये, NIAB sin थीटा, है ना। ये होता है यहाँ पर टॉर्क का फॉर्मूला। देखिए मैग्नेटिक फील्ड आ रही है तो ये तो है, एरिया आ रहा है तो एरिया भी है, करंट आ रहा है तो भैया करंट भी है, शेप का कोई चक्कर नहीं है, तो इस पर डिपेंड नहीं करते। आपसे पूछा ही ये था कि किस पर डिपेंड नहीं करते, तो यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा हमारा डी पार्ट। ये जो निगेटिव क्वेश्चन रहते हैं ना, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखा करो, क्योंकि नॉट वाले क्वेश्चन के लिए हमें निगेटिव आंसर ढूंढना पड़ता है, तो उसमें कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है। ओके, 2 आइडेंटिकल कॉइल्स कैरिंग इक्वल करंट हेल्ड कंसेंट्रिक विद देयर प्लेन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब एक कॉइल तो रखी है इस तरीके से, और दूसरी कॉइल जो है, दूसरी कॉइल कुछ इस तरीके से रखी हुई है। दोनों के सेंटर जो है एक ही है, दोनों के सेंटर जो है एक ही है। ओके, प्लेन परपेंडिकुलर थे इसलिए ऐसा कर दिया। तो ऐसा समझ लीजिए कि एक एक्स एक्सिस के अलोंग हो गया और एक जो हो गया वाई एक्सिस के अलोंग हो गया। रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड का एट द सेंटर ऑफ वन कॉइल टू दैट ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ वन कॉइल। अच्छा, कोई सी भी कॉइल ले लीजिए, क्योंकि कॉइल्स क्या है यहाँ पर, आइडेंटिकल है। अब अगर कॉइल्स आइडेंटिकल है तो देखिए मैं बताऊँ आपको, यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट के लिए मैं आपको बताता हूँ जो किस चीज़ का रेशियो था यार, ये मैग्नेटिक फील्ड का। भाई लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, वो कैसे होगी, ये जो हॉरिजेंटल लूप है ना, हॉरिजेंटल लूप की वजह से तो होगी इधर मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मैग्नेटिक फील्ड ये हो गई। जो वर्टिकल लूप है ये वाला, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी, मान लीजिए इधर की तरफ। ओके, क्योंकि दोनों लूप आइडेंटिकल हैं, दोनों में सेम करंट फ्लो कर रही है, तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, सेम होगी। अब अगर दो वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, तो सीधी सी बात है, उनका जो रिजल्टेंट होगा वो कितना एंगल बनाएगा भाई, 45 डिग्री एंगल बनाएगा, इधर से भी और इधर से भी, दोनों तरफ से 45 डिग्री एंगल बनाएगा। और रिजल्टेंट होगा कितना, वो भी हम बता देते हैं, b√2 होगा, है ना, ये हमने कई बार पढ़ रखा है। ओके, तो ये तो आ गया रिजल्टेंट, है ना, एक लूप की वजह से कितनी है, b। तो रेशो आपको किसका निकालना था, एक लूप की वजह से अपॉन
जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट कितना है भाई b√2। आप इसका रेशियो अगर फाइंड करोगे तो 1/√2 ही आएगा श्योरली, यानी कि ए पार्ट आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था भाई, है ना, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था, थोड़ा बच्चे के हिसाब से तो दिमाग लगाने वाला था। बाकी 7th क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग राउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर विद कांस्टेंट वेलोसिटी v, स्पीड v। तो एक इलेक्ट्रॉन है, रिवॉल्व कर रहा है, स्पीड v है और r जो है रेडियस है। मैग्नेटिक मूवमेंट एसोसिएटेड विद सर्कुलर करंट। देखिए आप लोगों ने पढ़ रखा है कि अगर कोई न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट हुआ करता है EVR/2। ये तो हम पढ़ करके आते हैं फॉर्मूला। तो EVR/2 ये देखिए, ये रहा डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। कितना आसान क्वेश्चन था, जस्ट फॉर्मूला आपको पहचानना था कौन सा फॉर्मूला होगा और आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। देखिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं एक एक करके। लेंज लॉ इज कंसिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। लेंज लॉ जो होता है ये हमको यही समझाता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिल्कुल सही तरीके से वहां पर काम कर रहा है ना, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, चलिए जी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। भाई हम पढ़ करके आ रहे हैं अभी अभी, है ना, E बराबर ΔΦ/ΔT होता है, तो बिल्कुल सही बात है ये स्टेटमेंट भी सही है। इंसर्टिंग एन आयरन कोर इन कॉइल डिक्रीजेज सेल्फ इंडक्टेंस। देखिए सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, μ0 n² A/L, है ना। n नंबर ऑफ टर्न्स, A एरिया और L हो गई लेंथ। μ0 तो कांस्टेंट है मीडियम के लिए, ओके। अब आप जैसे ही क्या करेंगे, आयरन कोर को इंसर्ट करते जाएंगे तो मीडियम चेंज होगा। तो मीडियम चेंज होगा तो ये μ0 की जगह म्यू आ जाएगा, n² A/L, ये बाकी सब वैसा ही रह जाएगा। भाई अब इस चीज को आप क्या लिख सकते हो, म्यू को आप लिख सकते हो μ0 μr n² A/L। अब आप जरा चेक करो, क्या चेक करना है, ऐसे लिख लेता हूं मैं। अब आप चेक करो, इतना पार्ट अगर आप चेक करोगे ना तो ये क्या है, ये जो है ये L ही तो है। तो यहाँ पर इंडक्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कैसे पता चला, ये देखो म्यू आर की क्या हो गई, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गई, इंक्रीज हो रहा है। भाई इन्होंने क्या लिखा, डिक्रीज हो रहा है, बस पकड़े गए। यही वाला जो है स्टेटमेंट गलत है, इसलिए यही आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि क्वेश्चन में नॉट करेक्ट पूछा गया था इसलिए। ठीक है जी, ये था हमारा 8th क्वेश्चन। ओके, तो अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 अपना। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है हम लोगों को। इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट साइनोसॉइडली फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ठीक है, वैसे तो फ्रीक्वेंसी का मेरे ख्याल से यहाँ पर इस क्वेश्चन में कोई काम नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड भी दे रखा है, एम्पलीट्यूड को B0 से डिनोट कर लेंगे। 2.4 पावर कितना आ जाएगी यहाँ पर, -8 टेस्ला आ जाएगी। हमसे यहाँ पर एम्पलीट्यूड पूछा है ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो E0 हमसे यहाँ पर पूछा गया है। बेटा E0 कितना हो जाएगा, देखिए आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, E0/B0, है ना। E0/B0 इज इक्वल टू C, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट हुआ करता है। तो यहाँ से E0 कितना हो जाएगा, E0 हो जाएगा C/B0। C की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 3 × 10⁸, और B0 हम लोगों को क्वेश्चन में दे ही रखा है 2.4 10⁸। यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर ये पावर माइनस आएगी, तो हमारे पास इधर से बच जाएगा 3 × 2.4, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 7.2 न्यूटन पर कूलम, या फिर जैसा आपको यहाँ पर यूनिट दे रखी है वो आप इसमें भी आंसर दे सकते हैं, यानी कि अपना सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर बेस्ड था, और ये वाला फॉर्मूला लग रहा था यहाँ पर, रेशियो ऑफ E0 to B0 जो है स्पीड ऑफ लाइट एंड वैक्यूम के बराबर हुआ करता है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक ऑब्जेक्ट को आपने 10 सेंटीमीटर दूर रखा, इन फ्रंट किसके भाई, कॉनकेव मिरर के सामने रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका दे रखा है। तो देखिए हमको क्या चीज़ें दे रखी हैं यहाँ पर, एक बार पेन चेंज करते हैं, हाँ ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे को दे रखा है 10, है ना, विद सिंबल, क्योंकि हमें वैल्यूज को रखना है तो -10 रखेंगे। और रेडियस ऑफ कर्वेचर, कॉनकेव मिरर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होगा, 15 सेंटीमीटर दे रखा है। रेडियस ऑफ कर्वेचर से आ जाएगी हमारे पास में फोकल लेंथ, हमें पता है F इज इक्वल टू कितना होता है, R/2 हुआ करता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ हुआ करता है। नेचर पूछा गया है और पोजीशन ऑफ इमेज पूछी गई है, यानी कि V इज इक्वल्स टू V पूछा गया है। देखिए क्योंकि ये मिरर है ना, तो मिरर फार्मूला हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। मिरर फार्मूला होता है 1/V + 1/U इज इक्वल टू 1/F हो जाएगा। 1/V + 1/U, U कितना अपने पास -10, फोकल लेंथ हो जाएगी अपने पास -15/2। 1/V प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा,
2 यहाँ पर ऊपर चला जाएगा, -15 बच गया। इसके बाद में 1/v इज इक्वल टू -2/15 और ये उधर जाकर के प्लस हो जाएगा, तो ये है ना -1/10। ये जब हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो +1/10 हो जाएगा। 1/v इज इक्वल टू, यहाँ पर हम एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। एलसीएम आ जाएगा 30 -4 + 3 इस तरीके से आ जाएगा। 1/v आ जाएगा मेरे बच्चे यहाँ पर -1/30 और ये क्लियरली शो कर रहा है कि पोजीशन ऑफ इमेज कितना आ जाएगी, पोजीशन ऑफ इमेज आ जाएगी -30 सेंटीमीटर। अब देखिए जो माइनस आ रहा है ये हमको बता रहा है कि जो इमेज बन रही है वो फ्रंट ऑफ मिरर बन रही है। जब भी कॉनकेव मिरर के फ्रंट में इमेज बनती है वो इमेज रियल होती है, और अगर रियल इमेज है तो सीधी सी बात है इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी, है ना, इन्वर्टेड होगी। तो रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज और 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, यही अपना आंसर जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आया करते थे 10th क्लास में, 12th में भी आ जाता है ना। तो एनर्जी ऑफ फोटोन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 11। एनर्जी ऑफ फोटोन इन अ बीम ऑफ रेड लाइट। रेड लाइट आपको यहाँ पर दे रखी है, उसकी वेवलेंथ दे रखी है, कितनी वेवलेंथ है, एनर्जी आपसे पूछी गई है, ठीक है। फोटोन की एनर्जी फॉर्मूला हुआ करता है E = h, है ना, फॉर्मूला मैंने बताया आपको। अभी लैम्डा जो है फ्रीक्वेंसी बराबर C/लैम्डा हो जाएगा। हमसे एनर्जी पूछी है और वेवलेंथ दे रखी है, बस फॉर्मूले में क्वेश्चन में देखिए वैल्यूज को जो है पुट करना है ना। 6.6 10⁻34 ये h प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी। स्पीड ऑफ लाइट हम लोगों को पता ही है 3 × 10⁸ हो जाएगा। उसके बाद अपॉन में हमारे पास लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा हो जाएगा 6.6 10⁻⁷। देखिए वैल्यूज यहाँ पर दी ही ऐसी जाती हैं कि आराम से कैंसिल हो जाए। 6.6 से 6.6 को हमने कैंसिल कर दिया यहाँ पर, तो अपने पास बच जाएगा 3 × 10⁻। देखिए ये -7 34 नहीं, -7 जो है 8 के साथ मिलकर के 15 हो जाएगा। फिर 34 में से 15 गया, कितना बचा, 19 बचना चाहिए, है ना। तो 10⁻⁻19 यहाँ पर बच जाएगा, एनर्जी आएगी और ये कहीं में आएगी, जूल में आएगी, ठीक है बेटा। तो हाँ ठीक है, डी ऑप्शन जो है अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज हुआ है। एनर्जी ऑफ फोटोन जो होती है E = कितनी हुआ करती है, h नहीं हुआ करती है। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन दैट वाज। सो लेट अस सी व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है। देखिए फोटोन, फिर से फोटोन के बारे में बात की गई है, और फोटोन जो है एक्साइट कर देता है हाइड्रोजन एटम के अंदर, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया होगा। कहाँ से भाई, n = 3 से लेकर के n = 5 लेवल, ठीक है। तो दो एनर्जी लेवल हो गए यहाँ पर, n = 3, n = 5, ठीक है। ओके, ये फोटोन जो है आकर के इस तरीके से फॉल करता है और इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देता है, n = 5 में पहुंचा देता है। ओके, आपसे पूछा है एनर्जी ऑफ फोटोन क्या है। भाई देखिए, फोटोन के अंदर एनर्जी होती है h-, ओके। इस वाले लेवल की एनर्जी रही होगी E3, इस वाले लेवल की एनर्जी रही होगी E5। अब सोचिए ज़रा आप, अगर फोटोन को एब्जॉर्ब करने के बाद, है ना, एब्जॉर्ब करने के बाद मतलब प्लस करने के बाद, ये वाली एनर्जी, भाई फोटोन अगर यहाँ पर आकर के एब्जॉर्ब हुआ है जब इलेक्ट्रॉन थर्ड लेवल में था, तो यानी कि फोटोन की एनर्जी थर्ड लेवल की एनर्जी के साथ ऐड हो गई, और ऐड होकर के वो किसके बराबर हो गई, जहां इलेक्ट्रॉन पहुंच गया बाद में, यानी कि 5th लेवल की एनर्जी के बराबर हो गई। दैट्स इट। ये क्वेश्चन आपको बताएगी कि आंसर प्लस में आएगा या माइनस में और कितना आएगा। ओके, अब यहाँ पर एनर्जी ऑफ फोटोन h लिख लेते हैं हम। ये आ जाएगा हमारे पास में E5 - E3। देखिए आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, En = कितना होता है, -13.6/n² हुआ करता है। तो ये फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे, एक बार तो यूज कर लेंगे एज E5, है ना। E5 कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, और एक बार इसको हम E3 के लिए यूज कर लेंगे, -13.6/9। तो दोनों वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट करते हैं इस तरीके से, माइनस, फिर से एक माइनस आएगा जो हमारी वैल्यू की वजह से है, 13.6/9। ओके, इसको सॉल्व कर लिया जाए। ओके, इसको सॉल्व कर लिया जाए, -13.6/25 प्लस 13.6/9। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि 13.6, इतना तो ये कॉमन ही है, माइनस 1/25 प्लस 1/9। यहाँ से मैं डेसिमल में ना लेकर के एलसीएम लूंगा और तब सॉल्व करता हूँ, देखता हूँ शायद थोड़ा सा आंसर वेरी कर जाए। ओके, तो इस तरीके से -9 + 25 यहाँ बच जाएगा, 13.6 इंटू यहाँ से बचेगा बेटा 16। ओके, 16/25 × 9, राइट, ये बच गया आपके पास में। अभी कैलकुलेशन है ये, अगर कैलकुलेशन 1 मिनट का दीजिए आप मुझे, अगर ये हम कैलकुलेशन करते हैं तो आंसर इसका आना चाहिए
एक मिनट रुकिएगा, 13.6 इंटू 16 217.6, 217.6 तो ये आ रहा है, और 25 इंटू 9 ये आ रहा है 225, हाँ 25 में 225 हो जाएगा, तो फिर 217.6 और डिवाइड में 225 करते हैं 0.96, हाँ भाई देखो, ठीक है 0.967 आ रहा है एक्चुअली ये। तो 0.967 का मतलब है अप्रॉक्सीमेटली हम क्या कह सकते हैं, 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पर कहा जा सकता है, यानी कि ये ए ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा, है ना। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप लोगों से पूछा गया है। ये तो भाई क्या क्वेश्चन, ये 12th के लेवल का क्वेश्चन कैसे है भाई, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन है ये क्या हुआ करता है, एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर में क्या चीज़ें होती हैं भाई, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हुआ करते हैं। ये वाली जो चीज़ है ये क्या है भाई, ये एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो अब आप सोच करके देखिए, अगर P प्लस N जो है 237 है और P की वैल्यू कितनी है 91, तो आप यहाँ से क्या कह सकते हैं, 91 प्लस N बराबर हो गया 237। N कितना हो जाएगा, 237 माइनस 91, तो 7 में से ये गया 6, 23 में से 9 जाएंगे, बच जाएगा 14। 146 का मतलब है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप चाहते तो डायरेक्ट इस नंबर में से ये वाला नंबर भी घटा सकते थे, एक ही बार में आपका जो है आंसर आ जाता। मैंने यहाँ पर थोड़ा समझाने के लिए बच्चों को बता दिया, जिसको ना भी पता हो उसको भी पता चल गया होगा। यहाँ पर पूछा गया है इनमें से कौन सा सेमीकंडक्टर नहीं है। देखिए जर्मेनियम तो है, ठीक है, सिलिकॉन भी है, और ये तो बहुत ही ज़्यादा नोन है। अब यहाँ पर देखिए ये है टिन, एसएन का मतलब है टिन। टिन जो है यहाँ पर सेमीकंडक्टर नहीं है। TDS यानी कि कैडमियम सल्फाइड, ये भी सेमीकंडक्टर, ये भी सेमीकंडक्टर है। ये कंपाउंड सेमीकंडक्टर है, और ये कौन से वाले हैं, ये एलिमेंटल सेमीकंडक्टर है, ये वाला भी और ये वाला भी। तो यहाँ पर जो टिन है वो नहीं है सेमीकंडक्टर, इसलिए यही क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। ऑप्शन सी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में ठीक है, इंट्रिंसिक कंसेंट्रेशन हो गई Ni, इलेक्ट्रॉन कंसेंट्रेशन Ne, और होल कंसेंट्रेशन हो गई NH। अब क्या पूछा है, इंट्रिंसिक कंसेंट्रेशन, इंट्रिंसिक कंसेंट्रेशन। देखिए आपसे कहा है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन होल आर रिलेटेड एस। तो ये Ne, NH और Ni ये कैसे रिलेट करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर। देखिए भाई आप लोग जानते हो Ni कितना होता है, Ne बराबर NH के बराबर होता है, ठीक है, कब, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर। और हमसे यहाँ भी क्या पूछा जा रहा है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ही पूछा जा रहा है। अब अगर तीनों इक्वल हैं तो कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगर यहाँ पर पूछते हैं कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के हिसाब से बताइए, तो आपको पता होना चाहिए Ne इंटू NH कितना होता है, Ni स्क्वायर होता है, तब कौन सा ऑप्शन सही हो जाता, बी ऑप्शन तब यहाँ पर सही होता। ठीक है जी, 15th क्वेश्चन था ये, फॉर्मूला बेस्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अदर्शन रीजन आ गए यहाँ पर, ठीक है, तो रीजन को बाद में हम एक बार देख लेंगे, पहले अदर्शन देखते हैं। स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेज व्हेन इट पासेस फ्रॉम एयर टू डेंसर मीडियम। बिल्कुल सही बात है। जब भी कभी, एक मिनट, जब भी कभी एयर से किसी डेंसर मीडियम में, ये एयर हो गया और ये क्या हो गया यहाँ पर, ये डेंसर मीडियम हो गया। जब भी कभी एयर से डेंसर मीडियम में रे ऑफ लाइट जाती है तो ये बेंड कर जाती है टुवर्ड्स नॉर्मल, है ना, देखिए इधर की तरफ थोड़ा बेंड कर गई है। तो क्यों, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट के अंदर क्या होता है, कमी आ जाती है। अगर टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर रही है तो स्पीड लाइट की घट रही है, अगर अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रही है तो स्पीड जो है लाइट की बढ़ रही है। ये लॉजिक याद रखिएगा। अच्छा, स्पीड घट जाती है तो कितना घट जाती है, देखिए जितनी थी एयर में उसकी 1/μ टाइम्स हो जाती है, म्यू, या फिर आप इस चीज को n भी कह सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टाइम्स हो जाती है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक, अब अगर आप यहाँ पर रीजन देखोगे, मतलब आदर्शन तो देखिए सही दे रखा है बिल्कुल कि भाई स्पीड ऑफ लाइट जो होती है, एक मिनट, स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो घट जाती है ना, तो ये सही बात है। रीजन में भी देखिए इन्होंने यही चीज दे रखी है, यही एक्सप्लेनेशन है, इसी फॉर्मूले की हेल्प से हमने बताया था। तो हमारा जो रीजन है वो इनके क्वेश्चन के रीजन से बिल्कुल मैच कर रहा है, रीजन भी ट्रू हो गया और इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा, क्योंकि हम क्वेश्चन का और हमारा रीजन जो है मैच कर रहा है, बिल्कुल वही इंफॉर्मेशन हमने भी एक्सप्लेनेशन में दी थी। इस तरीके से हमारा 16th क्वेश्चन कंप्लीट। 17th क्वेश्चन पर आ गए बच्चों हम। सिलिकॉन इज प्रीफर्ड ओवर जर्मेनियम। सिलिकॉन को जर्मेनियम के ऊपर प्रीफर किया जाता है, क्या करने के लिए, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को बनाने के लिए। ओके,
तो सही बात है ये बिल्कुल। इस सिलिकॉन को हम क्या करते हैं, प्रीफर करते हैं जर्मेनियम के ऊपर। अब देखिए इसका रीज़न समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि ये बात बिल्कुल सही है। सिलिकॉन जो है प्रेफ़र किया जाता है ओवर जर्मेनियम, और इसका रीज़न ये है कि भई ये ज़्यादा टेम्परेचर क्या कर सकता है, सहन कर सकता है। कौन? सिलिकॉन, है ना? जो कंप्यूटर, मोबाइल वगैरह हो जाते हैं, उनमें जो चिप्स वगैरह लगी रहती हैं, है ना? सेमीकंडक्टर डिवाइसेज़ लगे रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी चला जाता है कभी-कभी, और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चले जाने के कारण आपका वही सेमीकंडक्टर मटेरियल जो है सही से काम कर पाएगा, जिसमें एबिलिटी होगी ज़्यादा टेम्परेचर तक काम करने की। सिलिकॉन के अंदर वो एबिलिटी होती है। जर्मेनियम इतना ज़्यादा टेम्परेचर तक वर्किंग एफिशिएंटली नहीं कर पाता है, इसीलिए हम सिलिकॉन को क्या करते हैं, प्रेफ़र किया करते हैं। और देखिए रीज़न में क्या दे रखा है, सिलिकॉन कैन बी यूज्ड एट हायर टेम्परेचर। तो बिल्कुल सही बात है, और ये रीज़न जो है यहाँ पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होगी। ठीक है, 17th क्वेश्चन था ये अपना। इसके बाद 18th क्वेश्चन क्या है? 18th क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस लेक्चर का। एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ फोटोन आर रिलेटेड एट। देखिए एनर्जी और मोमेंटम जो होते हैं फोटोन के, देखिए एनर्जी कितनी हुआ करती है, एच न्यू कितना होता है, एच सी अपॉन लेमडा। ओके, और अगर आप देखते हैं लेमडा आपको पता है कितना होता है, एच अपॉन पी। ये कहाँ से होता है, ये डी ब्रोगली इक्वेशन की हेल्प से हुआ करता है, हम जानते हैं। ओके, तो अब आप इस लेमडा की जगह पर यहाँ पुट कर दें वैल्यू लेमडा की, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, एच सी अपॉन एच अपॉन पी। अब कोई भी चीज़ अगर अपॉन के अपॉन में आ रही है तो वो जाएगी भाग करके ऊपर, तो एनर्जी आ गई एच सी पी अपॉन एच। एच से एच कैंसिल कर दिया आपने, और एनर्जी का यहाँ पर फॉर्मूला निकल करके आ रहा है पी इंटू सी, है ना? एनर्जी निकल करके आ रही है यहाँ पर पी इंटू सी। अब ये अगर आप यहाँ से एनर्जी निकालते हो तो एनर्जी इज इक्वल टू आ रहा है एच अपॉन पी। इसका मतलब ये जो अजर्शन है ये गलत है। एनर्जी आना चाहिए था पी सी, यहाँ पर आ रहा है एच अपॉन पी। अजर्शन गलत है, और रीज़न एक बार चेक कर लेते हैं। फोटोन्स बिहेव एज वेव, नहीं भाई ये तो देखिए गलत स्टेटमेंट हो गया। फोटोन्स हैं वो इसीलिए हैं कि हम उनको क्या मान करके पढ़ते हैं, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट मान करके पढ़ते हैं। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट मान करके पढ़ते हैं, यानी कि फोटोन्स वेव की तरह तो कैसे बिहेव कर सकती है ना? सही बात है ना? अब वो बात अलग है कि कोई भी पार्टिकल अगर है तो वो वेव नेचर एग्जिस्ट करता है, लेकिन जब पार्टिकल लाइट को हम फोटोन्स की फॉर्म में लेते हैं तो वो पार्टिकल नेचर माना जाता है, पार्टिकल के जैसा बिहेव करता है। तो यहाँ पर अजर्शन क्योंकि गलत हो गया, तो ऐसा तो देखिए एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी। तो यहाँ पर ये ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। तो ये 18 क्वेश्चन यहाँ पर हमने करे, ठीक है जी। इसके बाद एक और 2023 एग्जाम से एक वीडियो आएगी जिसमें कंपार्टमेंट एग्जाम के क्वेश्चन हम करेंगे, जो 2023 में कंपार्टमेंट एग्जाम आया होगा। क्योंकि मेंस एग्जाम के जितने भी क्वेश्चंस थे 1 मार्क के, वो हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं बहुत ही सक्सेसफुली। अगर आप लोगों ने वो सारे पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो जा कर के यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आप जो है देख सकते हो। प्लेलिस्ट का मैंने जो है लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, जाइए वहाँ पर आप सारे पार्ट्स देख पाओगे। और जैसे ही ये 1 मार्क के जो क्वेश्चंस हैं ये कंप्लीट हो जाएंगे, हम इसके बाद में 2 मार्क के क्वेश्चन भी शुरू करेंगे। लेकिन पहले मेरे को ये करना है कि 2023 के 1 मार्क क्वेश्चन, फिर इसके बाद 2022, 21 ऐसे 20, तो पहले मैं सारे 1 मार्क वाले क्वेश्चन ही यहाँ पर चलाने वाला हूँ, ठीक है जी। मज़ा आएगा आप लोगों को वीडियो में। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नीट या मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ये सारी वीडियोज़ जो हैं बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। आप लोगों को क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट मिल रहे हैं, साथ साथ क्वेश्चन के साथ में एक ब्रीफ डिस्कशन भी मिल रहा है टॉपिक का। तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए होगा किसी भी बच्चे को अगर बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है, वो भी कम से कम टाइम। तो मिलेंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।